हेलो लर्नर्स, कैसे हैं सब लोग आप। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है क्विक एस्टिमेट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो निकालते हैं। और याद है हमने कल की क्लास में ऐसी बात की थी कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन भी अब निकालना चाहते हैं। सो आईआईपी जैसा ही वो आईएसपी अब निकालेंगे। सो आईआईपी मार्च 2026 के लिए उन्होंने निकाला है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सो मार्च 2026 में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपका 4.1% का देखा गया है और यही फेब 2026 में 5.2% था। मतलब कि बेसिकली पिछले मार्च का जो मार्च 2025 में था उस टाइम जितना हमारा कंट्री में प्रोडक्शन हो रही थी उससे 4.1% इस महीने ज़्यादा हुई है। चलिए बेस ईयर इसका क्या है, 2011-12 है, ये बात याद रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में। सो क्या है, आईआईपी ना आपका दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो तरीका होता है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड से ही देखेंगे, उसमें 3 सेक्टर्स में वो डिवाइड करते हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। माइनिंग का 5.5% का ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग का 4.3%, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे कम है आपका ग्रोथ 0.8% का। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या है आपका, देखिए 23 इंडस्ट्री ग्रुप्स होते हैं, उसमें से 14 में पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है और हाईएस्ट आपका बेसिक मेटल, मोटर व्हीकल्स एंड ट्रेलर्स और मशीनरी एंड इक्विपमेंट में देखी गई है। चलिए क्यूमुलेटिव ग्रोथ भी देख लेते हैं, पूरा अप्रैल टू मार्च जो आपका पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसका आईआईपी क्या रहा है आपका। सो क्यूमुलेटिव जो ग्रोथ है पूरे साल की वो 4.1% की ही रही है। सेम जो मार्च की रही है ना वही आपकी क्यूमुलेटिव भी रही है, ऐसे याद रख लेना। माइनिंग की रही है पूरे साल की 1.4%, मैन्युफैक्चरिंग की 5% और इलेक्ट्रिसिटी की 1% की। चलिए अब ये ना यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन भी आती है, दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं जब आपका आईआईपी निकालते हैं। मतलब कि कौन एक्चुअली में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट निकल रहा है उसको खरीद कौन रहा है, यूसेज क्या है। सो उसके हिसाब से प्राइमरी गुड्स आपकी होती हैं 2.2%, कैपिटल गुड्स में 14.6%, मतलब हाईएस्ट इसी में देखने को मिला, इतना ज़्यादा सर्च है। इंटरमीडिएट गुड्स में 3.3%, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन 6.7%, उन्होंने जो भी सामान खरीदा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 5.3%, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में 1.1%। तो देखिए बहुत ज़्यादा हम इंक्रीज़ देख रहे हैं 14.6% का कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स आपको पता होना चाहिए, मैं पिछली क्लासेस में भी बताती हूँ, जो आपकी गुड्स आगे में जैसे मशीनरी की तरह जो आगे और प्रोडक्शन में यूज़ होती है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम देख रहे हैं कि 6.7% का ग्रोथ आया है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है रोड्स और रेलवेज़ बनाने में आपकी खर्चा कर रही है। एंड इसी तरह से देखो जब भी पेपर में आए ना ऐसे ही चीज़ को ना अच्छे से उसके पॉइंटर्स एक्सप्लेन करना, ये परसेंटेजेस ये सब कुछ आप पेपर में भी लिख के आ सकते हो। चलो नेक्स्ट है, नीति आयोग लॉन्चेस डीपीआई एट द रेट 2047 फॉर विकसित भारत। डीपीआई बेसिकली और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए पूरी कंट्री का। तो क्या था पहले ये ना, इससे पहले डीपीआई 1.0 था, ठीक है, जो उनका पूरा रोड मैप देता था कि कैसे हमने डिजिटल एक्सेस कंट्री के हर जैसे नुक्कड़ नुक्कड़ तक पहुँचानी है। अब उन्होंने डीपीआई 2.0 और डीपीआई 3.0 आपके दो वर्जन्स दो फेजेस में लॉन्च किया है। अब ये क्या है जो नया है ना, इनके एम क्या हैं। एक तो वो चाहते हैं कि जो आपका डीपीआई का कंट्रीब्यूशन है टू जीडीपी ऑफ आवर कंट्री वो उन्हें 1% से 4% करना है बाय 2030। और बाकी इसका देखिए सपोर्ट देना है, बढ़ाना है कि डीपीआई जो हम लोग 2047 तक चाहते हैं ना विकसित भारत बन जाए और हम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ जाए, उसको भी कैसे अचीव करना है, इस सब पर ध्यान रख के इन्होंने ये बनाया है। तो दो फेजेस हैं। फेज़ 1 आपका डीपीआई 2.0 है 2025 से 2035 तक, जिसमें बेसिकली आपके लाइवलीहुड और प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जाएगा। सो इसमें क्या है आपके, पहले क्या था देखो डीपीआई 1.0 में ये था कि सबको हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस करवाना है। अब वो कह रहे हैं एप्लीकेशन पे हम ध्यान देंगे। सो 800 मिलियन फॉर्मली इंक्लूडेड पीपल जो भी हैं इसमें आपके डीपीआई स्ट्रक्चर में, उनको आगे आपके इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव सिटीजन्स बनाया जाएगा। सो लाइवलीहुड लेड एंड प्रोडक्टिविटी ड्रिवन ग्रोथ इसका आपका एम रहेगा। इसमें 8 सेक्टर्स आपके मार्क किए गए हैं जिसमें लोगों को आगे उनको दी जाएगी, उनको आगे लाइवलीहुड दिया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप आगे लाइवलीहुड खुद भी अपना जनरेट कीजिए, दूसरों को भी दीजिए। इसमें एमएसएमईज, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे उन्होंने 8 सेक्टर्स बताए हैं। देन इसमें एमएसएमईज को क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे क्या हो कि जो लोग हैं वो अपनी एमएसएमई
फर्म्स खोल सकें, फार्मर इनकम को इम्प्रूव किया जाएगा, गवर्नमेंट बेनिफिट्स सिटीजन्स तक पहुँचे आपके डीबीटी के थ्रू, ये देखा जाएगा। देन एआई को भी इंटीग्रेट किया जाएगा जो ऑलरेडी आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, इसमें सारा जितनी कोई मिनिस्ट्री है उसकी कोई वेबसाइट, कोई ऐप, सब कुछ क्या है, सभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है। देन इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स भी लाए जाएंगे, टेक एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को सिखाई जाएगी, ये सब कुछ करके वो चाहते हैं इस बार का फोकस लाइवलीहुड और प्रोडक्टिविटी पे रखें। देन DPI 3.0 2035 से 2047 तक चलेगा आपका, जिसमें प्रॉस्पेरिटी एंड इनोवेशन पर ध्यान दिया जाएगा। सो इसमें क्या है, इसमें अब ऑल ब्रॉड बेस्ड प्रॉस्पेरिटी की जाएगी और इसमें आपका गोल रहेगा कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें कैसे बनना है। और इसमें ये भी है कि आपका जो पर कैपिटा इनकम है ना, उसको भी ये चाहते हैं $18,000 हो। मतलब समझ रहे हो, एक इंसान के पीछे जो टोटल जीडीपी कैसे निकालता है पर कैपिटा, टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो $18,000 पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की हो। एंड इसके लिए देखो अब इतना बड़ा, इतना अचीव करने के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है ये तो बिल्कुल बहुत ही कम है हमारी, सो ये अचीव करने के लिए वो चाहते हैं कि इनोवेशन हो और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हर किसी की, हर एक इंसान की बढ़े हमारी इकोनॉमी में। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके DPI 2.0 3.0 रहेंगे, ये नीति आयोग ने डेवलप किए इन पार्टनरशिप विद एक स्टेप फाउंडेशन एंड डेलॉयट। और इसमें क्या है, देखो पहले क्या था, आधार, UPI, इससे वो मास लाइवलीहुड एम्पावरमेंट की तरफ जाएंगे। और इसमें क्या है, DPI प्रोजेक्टेड है टू इम्पैक्ट GDP बाय 4.2% बाय 2030। एंड इसमें आपके देखो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको भी यूज़ किया जाएगा। उसके साथ साथ देखो जितने भी अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम जो भी आए, सबको लीवरेज करके हर चीज़ को वो यूज़ करेंगे जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में हमारे पास अवेलेबल है। देन इसके साथ साथ जो आपके ओपन APIs हैं, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, इसमें क्या होता है बेसिकली ना, मानो आपका खाता है SBI बैंक में और आप गूगल पे यूज़ कर रहे हो, तो गूगल पे को आपके बैलेंसेस कैसे पता चलते हैं, तो दोनों ये जो फर्म्स हैं ना, ये इंटीग्रेट APIs के थ्रू करते हैं। APIs का ये काम होता है, तो ये भी इन्होंने कहा है कि APIs को यूज़ करके हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को और आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है मिशन जागरूक। तो मिशन जागरूक आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस इनिशिएटिव है जो सेबी ने लॉन्च किया है। सो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसको सेबी के फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया था मुंबई में। अब इसका काम क्या है, इस अवेयरनेस इनिशिएटिव में क्या होगा, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एजुकेट किया जाएगा। क्योंकि देखो आजकल ना हर कोई मार्केट में ना बस पैसे लगा ही जा रहा है। इंस्टाग्राम पे देखता है कि ये इसने बता दिया इन्फ्लुएंसर ने कि यहाँ लगा दो, तो नहीं, वो देखना है कि कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गलत बता रहे हैं, जो फेक हैं, तो वो सब भी इस इनिशिएटिव में किया जाएगा। एजुकेट किया जाएगा कि आपको खुद समझ आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए डीप फेक वीडियोस कौन सी हैं। देन आपको बिल्कुल सेफ एंड इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। देखो मेहनत की कमाई होती है, कमाई को गंवाना नहीं होता है। सो ये सब इस मिशन जागरूक के अंतर्गत किया जाएगा। So next is RBI extends B. Ramesh Babu's tenure as Karur Vaishya Bank CEO and MD until 2028। तो 2 साल के लिए उन्होंने ये टर्म बढ़ा दी है। जो आपके बी रामेश बाबू हैं, वो इससे पहले देखिए उनका बहुत रोल है। अगर मैं KVB बैंक की बात करूं, उसमें उसको 1 ट्रिलियन रुपीज़ किया है टू इट्स टोटल बिजनेस इन जस्ट 4 ईयर्स उन्होंने ऐड किया है। जबकि इससे पहले इस बैंक को 104 साल लग गए थे इस अमाउंट को ऐड करने में। तो बहुत ही देखिए अहम है उनकी भूमिका इस बैंक में, और उनका इसीलिए बढ़ाया गया 2 साल से और टेन्योर। देन सुरेश सेठी टू लीड इंडिया एंड साउथ एशिया ऑपरेशंस ऑफ वीज़ा। तो वीज़ा ने अनाउंस किया है कि सुरेश सेठी जी को वो अपना ग्रुप कंट्री मैनेजर बनाएंगे इंडिया और साउथ एशिया के लिए। बेसिकली उसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, भूटान, ये सब आएगा। और इस सारे रीजन की आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी सबको वो लीड करेंगे। इससे पहले संदीप घोष जी थे जो ये करते थे, और उनकी जगह अब ये आए हैं सुरेश सेठी जी। और सुरेश सेठी जी जो है ना, वो MD और CEO रह चुके हैं आपका प्रोटीन eGov टेक्नोलॉजीज़ के भी। प्रोटीन अगर कभी इसमें करते हो इन्वेस्ट NPS वगैरह में, तो ना आपको प्रोटीन की तरफ से, वो पावर्ड बाय प्रोटीन है पूरा का पूरा, उनके एप्लीकेशंस, और वहाँ पे आपको अगर कोई उसकी वो भी आती है ना स्टेटमेंट, मंथली स्टेटमेंट, वो प्रोटीन की तरफ से ही आती है, अगर आपको ये पता होगा। तो उसके ये MD और CEO रह चुके हैं पहले। नेक्स्ट है मोबीक्विक सिक्योर्स RBI लाइसेंस टू लॉन्च NBFC ऑपरेशंस। तो मोबीक्विक क्या है, एक ना ऐप होती थी, पेमेंट ऐप, ठीक है, जैसे कि आपका गूगल पे है। अब उसकी मोबीक्विक को क्या है,
आरबीआई ने कह दिया आप अपने नाम पे एनबीएफसी भी खोल सकते हो। सो वन मोबिक्विक सिस्टम लिमिटेड ने को अप्रूवल दे दिया है आरबीआई ने कि आप एज एनबीएफसी वर्क करो, तो वो अब एक अपनी अलग सब्सिडरी खोलेंगे इसके लिए, जिसका नाम होगा मोबिक्विक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो इससे क्या है, अभी तक मोबिक्विक पे क्या था, उनके जो प्लेटफॉर्म होता है, कोई बैंक्स बाहर से आते हैं उनके साथ उनका एमओयूज होते हैं, पार्टनरशिप्स होते हैं, वो लोन देते हैं। अब मोबिक्विक खुद से क्रेडिट ऑफर कर सकता है क्योंकि उसको ये पावर अब मिल गई है। नेक्स्ट है रेवोकेशन ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लाइसेंस बाय आरबीआई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आरबीआई ने कह दिया बस जाओ टाटा बाय बाय पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। मतलब देखो सबसे पहला एक तरह से पेमेंट्स बैंक था, और उनको सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, वो आरबीआई को पावर देता है कि आप किसी भी बैंक का लाइसेंस, मतलब खड़े पाँव किसी भी बैंक का वो कैंसिल कर सकते हैं। किस केस में, अगर उनको लगता है कि कंपनी जो है वो कंप्लाई नहीं कर पा रही है कि जिस बेस पे उन्हें लाइसेंस दिया गया था, या फिर वो जो बिज़नेस कंडक्ट कर रहे हैं, अपना काम जिस हिसाब से कर रहे हैं वो प्रेजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, मतलब उनका पैसा डूब सकता है। और अगर किसी बैंकिंग बिजनेस ने अपना काम ही, मतलब होता है ना, अपने सारे यहाँ पे ख़त्म ही कर दिए हैं, वो आगे यहाँ पे अपने ऑपरेशंस करना नहीं चाहती, तो इन 3 केसेस में अगर आरबीआई को लगता है वो लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। अब इस केस में क्या रीज़न दिए हैं उन्होंने रेवोकेशन के, जनरल करेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। आरबीआई ने कहा है जो मैनेजमेंट है ना पेटीएम की, वो इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स के लिए काम नहीं कर रही है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, इंटरनल ओवरसाइट में बहुत दिक्कतें हैं। अब देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया ना, पेपर में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड आता है ना आपके, देखो सिलेबस का पार्ट है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का जो पेपर है उसका, उसमें ही एग्जाम्पल लिख के आना, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और इसके साथ साथ जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो नॉन कंप्लायंस भी था विद वेरी, देखो 2024 से ना आरबीआई इनके पीछे पड़ा हुआ था कि आप नहीं कर रहे हो, आप वार्निंग्स इनको देते थे, सब देते थे, पर तब भी वो रेगुलेटरी लैप्सेस जो थे उससे वो कंप्लाई नहीं कर पाए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आरबीआई डायरेक्शंस। तो देखो आरबीआई टाइम टू टाइम बहुत डायरेक्शंस निकालते हैं, यहाँ हम एक जिस्ट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने नहीं डिस्कस की थी। सो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क, तो आरबीआई ने क्या कहा है कि हमें ना इनकर्ड लॉस मॉडल जो होता था ना उससे हटके अब हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस सिस्टम पे जाएंगे। अभी ईसीएल क्या है ये मैं यहाँ पे डीप में नहीं समझाऊंगी, आप अगर कोर्स फॉलो करते हैं हमारा आरबीआई का तो आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि सिलेक्शन सिस्टम में आरबीआई की क्लासेस में ये अच्छी तरह से मैंने ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अब उन्होंने आरबीआई ने भी कह दिया हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस सिस्टम की तरफ जाएंगे, और उन्होंने सारे कमर्शियल बैंक्स को कह दिया है कि अप्रैल 1, 2027 से आपके ऊपर ये मॉडल लागू हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या है, बैंक्स को जो अपने एसेट्स है ना, एसेट्स यानी बैंक के लोन्स, उनको 3 स्टेजेस में क्लासीफाई करना होगा। पहला होगा परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसमें वो सारे वो होंगे जिनका 12 मंथ उन्हें एक्सपेक्टेड लॉसेस दिखाने होंगे। देन स्टेज 2 एसेट्स विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, मतलब कि वो डिफॉल्ट होने के जिनके चांसेस बढ़ चुके हैं उनमें लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉसेस। देन स्टेज 3 इज क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट्स, मतलब जो एनपीए हो चुके हैं उसमें फुल लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉसेस। तो ये 3 तरह से इनको ये स्टेजेस में अपने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस दिखाने होंगे। देन अब देखो एकदम से क्या है कि इसी के बेस पे तो कैपिटल आपकी एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट होती है, सब कुछ होती है, तो एकदम से कि देखो इतना ज़्यादा कौन कैपिटल कोई बैंक बढ़ा पाएगा, अपना बिल्कुल कैसे रिजर्व्स में डाल पाएंगे। तो ये क्या है, टाइम मिलेगा इन सबको कि आप जो भी एडिशनल प्रोविजनिंग अब इस बेस पे आपकी बनती है कि आपको ऐड करनी पड़ेगी एनपीए की प्रोविजनिंग, उसको टाइम पीरियड उन्होंने कहा कि हम आपको 4 साल का टाइम देंगे, फाइनेंशियल 27 से 2031 तक आपके पास टाइम पीरियड रहेगा वो एडिशनल प्रोविजनिंग को बढ़ाने का। चलिए नेक्स्ट है रिवाइज्ड रिस्क वेट नॉर्म्स। तो अप्रैल 28 को आरबीआई ने डायरेक्शंस इशू की है टू लिंक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मोर क्लोजली टू एक्चुअल बोरोअर रिस्क। देखो ऊपर भी आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड था कि आपको कितना कैपिटल चाहिए फॉर प्रोविजनिंग ऑफ एनपीएज। अब इसमें क्या है, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू योर रिस्क वेट एसेट्स, जो हम लोग CRAR रेशियो करते हैं ना बात, उसके बारे में यहाँ पे है। चलिए अब इन्होंने कहा है कि 75% रिस्क वेट जो है अप्लाई होगा टू डाइवर्सिफाइड रिटेल पोर्टफोलियोज, जिसमें आएंगे आपके लोन्स अप टू ₹10 करोड़ टू इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस, और बिजनेसेस जिनका टर्नओवर अंडर 500 करोड़ है, तो उन सब का अपने 75% स्टैंडर्ड रिस्क वेट लगाना है। देन हाई रिस्क
एक्सक्लूजन्स, तो अनसिक्योर्ड जो भी पर्सनल लोन्स हैं या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड के बैलेंसेस हैं, उनका रिस्क वेट हायर रहेगा। 125% का आपको रिस्क वेट उनका लेके चलना है। देन हाउसिंग लोन्स के लिए बात हुई है दैट लोअर रिस्क वेट रहेंगे 20 to 40% फॉर लो रिस्क इंडिविजुअल बोरोअर्स। पहले क्या होता था, आपके रिस्क वेट्स अलग होते थे, लेकिन अब आरबीआई ने डायरेक्शंस दी हैं कि इन्हें चेंज किया जाएगा। देन टाइटन्ड योर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लेंडिंग रूल्स, तो आरबीआई ने ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स दी हैं कि हम टाइटन करेंगे जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लेंडिंग करते हैं। तो अब क्या है, एग्रीगेट सीलिंग लगा दी गई है फॉर अनसिक्योर्ड एडवांसेस, ये प्रपोज की है टू बी 20% ऑफ द टोटल एसेट्स। इसके साथ साथ एक मिशन सक्षम भी आपका लाया है आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। मिशन सक्षम के अंतर्गत क्या है, वो कि आपके ना जितना भी आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में पर्सनल है ना अपॉइंटेड, उनको कैसे ट्रेन किया जाए, उनकी कैपेसिटीज़ को बढ़ाया जाए, इसके लिए कि उनको रिस्क कंप्लायंस कैसे अपना रखना है, रिस्क मैनेज कैसे करना है, इसके लिए ये मिशन आरबीआई ने लॉन्च किया है। इसके साथ साथ जो भी आपके यूसीबीज आपके टियर 1 और 2 में लोकेटेड हैं, उनको कैपिंग लगाई है कि जो होम लोन का टेनोर है वो 20 ईयर का रहेगा, वाइल अगर टियर 3 या टियर 4 सिटीज़ में कोई यूसीबीज हैं उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। चलिए मॉनेटरी पॉलिसी का भी हम देख लेते हैं। तो अप्रैल 2026 में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी, जिसमें रेपो रेट आपका 5.25% पर मेंटेन किया गया। न्यूट्रल स्टांस आपके आरबीआई ने रखा है। एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन एग्जेम्पशंस, तो ये क्या है, आरबीआई ने प्रपोज किया है कि एनबीएफसी जो हैं उनके लिए एग्जिट रूट दिया है टू रिड्यूस रेगुलेटरी बर्डन, कि अगर आप चाहते हो कि आप बंद करना चाहते हो अपने ऑपरेशंस बंद करके बिजनेस, तो आपके लिए उन्होंने आसान किया है रूट को। सो जितने भी स्मॉलर एनबीएफसीज़ हैं जिनका एसेट साइज़ बिलो 1000 करोड़ रुपीज़ है और कोई भी पब्लिक फंड्स नहीं है, मतलब कि वो कहीं पर भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है और जहाँ पर भी कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो वो क्या है, वो एलिजिबल हैं इस एग्जिट रूट को यूज़ करने के लिए। और जो भी एलिजिबल एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज होंगी वो डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं वाया दी प्रवाहा पोर्टल जो आपका आरबीआई का है बाय September 30, 2026। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी अनाउंसेस 3-year फी वेवर फॉर स्पोर्ट्स रिलेटेड आईपी रजिस्ट्रेशन ऑन वर्ल्ड आईपी डे। तो ये उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में कोई भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स है ना, अगले 3 साल में अगर आप करते हो तो उसका फ़ी में 100% आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, मतलब कोई भी 0 रुपये दे के आप उसको रजिस्टर कराइए। आईपीस में क्या होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन, ट्रेडिशनल नॉलेज, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कोई भी है तो वो आईपी के अंतर्गत आएगा। अब इससे क्या है, स्टार्टअप, स्टूडेंट्स, कोई भी स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनके आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि देखो जब रजिस्ट्रेशन फ़ी हाई होती है वो नहीं कराएंगे जाकर रजिस्टर, कोई भी आइडिया उनका चुरा सकता है ना, तो इसके लिए इन्होंने ये किया। चलिए आईपी समझ लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली जो आपके माइंड ने कुछ भी क्रिएट किया ना, कोई भी इन्वेंशन है, कोई भी किताब आपने लिखी है, डिज़ाइन है, सिंबल है, वो सब आपके आईपी के अंतर्गत आता है। आईपी में पेटेंट्स आते हैं। पेटेंट्स किसके लिए दिए जाते हैं, न्यू इन्वेंशन अगर आपने कोई की है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई उसको यूज़ ना, आपका एक तो दिमाग आपका लगा, यूज़ कोई और करे। देन ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, बेसिकली ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, जैसे जियो का लोगो, ये सब क्या है, ट्रेडमार्क्स हैं कि उनके नाम पे कोई और ना गलत करे सके। कॉपीराइट आपके क्रिएटिव वर्क्स के लिए दिए जाते हैं, कोई बुक्स होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इस सब के लिए मिलता है। देन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, बेसिकली इसमें आपके विजुअल जो अपीयरेंस, शेप, कोई प्रोडक्ट की आपने बनाई है, सो उसका क्या है, आप डिज़ाइन को करवा सकते हो रजिस्टर। देन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो जीआई टैग मिलता है ना, देखो अगर किसी जगह का कोई सिटी है, वहाँ का कुछ बहुत पुरातन काल से वो लोग कुछ बना रहे हैं वहाँ के आर्टिसंस, तो उसको भी जीआई टैग मिलता है कि वो स्पेसिफिक लोकेशन से ही ओरिजिनेट हुई है चीज़। नेक्स्ट है लद्दाख स्केल्स अप फ्रॉम 2 to 7 डिस्ट्रिक्ट्स। तो देखो अभी जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना विनायक कुमार सक्सेना जी, उन्होंने कहा है कि हम 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। पहले क्या होता था कि जो आपका लद्दाख था ना, लद्दाख हमें पता है यूटीए 2019 में क्रिएट हुआ था, तो ये ना अभी क्या होता था, पूरा लद्दाख ना सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ था, लेह और कारगिल। अब देखो इतना बड़ा मतलब फैली हुई जगह, ठीक है चाहे पॉपुलेशन कम है, पर कैसे मानो मैं इतनी दूर बैठी हूँ कारगिल में, और कारगिल में दूर दूसरी तरफ द्रास में कहीं पे दिक्कत हो रही है, कहाँ से वहाँ से मैं उठ के जाऊँगी, कैसे करूँगी, तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। और टेरेन भी इतना चैलेंजिंग है, ऐसा नहीं है कि
वहाँ का 10 किलोमीटर हमारे प्लेन्स की तरह नहीं होता कि आप आराम से चले गए ना, वहाँ का 10 किलोमीटर बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए ये किया गया है जिससे गवर्नमेंट को डायरेक्टली लाया जा सके टू द डोर स्टेप्स ऑफ रिमोट बॉर्डर कम्युनिटीज़। और अब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 2 से अभी 7 डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। तो 3 आपकी लेह में से निकलेगी, तो नुब्रा, शाम और चांगथांग आपकी लेह तो रहेगी, लेह में से ही इन तीनों को निकाल के अलग किया जाएगा, और कारगिल में से जांस्कर और द्रास को निकाल के अलग किया जाएगा। तो फिर आपकी उसके बाद ये 5 और एक छठवीं ले, 7वीं आपकी हो जाएगी कारगिल। और द्रास पता है सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है वर्ल्ड की, मतलब वहाँ इतनी ठंड होती है। Next है, the Supreme Court of India declared that safe travel on national highways is an integral part of the right to life under Article 21 of the Constitution। तो 21 में ना राइट टू लाइफ का रिलेटेड सब कुछ है कि क्लीन वाटर भी मिलना चाहिए, राइट टू प्रिवेसी, सब आपका 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी में कोर्ट ने कहा है, क्योंकि देखो आपके ना एक्सीडेंट्स आजकल नेशनल हाईवेज पे बहुत हो रहे हैं। अभी नवंबर 2025 में आपके 2 हुए थे, एक राजस्थान में, एक तेलंगाना में। उसके बाद कोर्ट ने सुओ मोटो ये किया केस। सो अंडर आर्टिकल 142 उनको है ये पावर आपके सुप्रीम कोर्ट को। तो उन्होंने उसमें क्या देखा, उनकी फाइंडिंग्स क्या रही कि नेशनल हाईवेज जो हैं इंडियन रोड नेटवर्क का सिर्फ 2% है, लेकिन 30% जो आपकी रोड फैटिलिटीज़ है ना वो उस पर होती है। तो बेंच जो है उसे आपके लीड किया था जस्टिस JK महेश्वरी एंड अतुल S चंदुरकर जी ने। और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने गाइडलाइंस निकाली है पैन इंडिया, और बेसिकली आपके NHAI और स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को कहा गया है कि आप जैसे बैन किया है इलीगल इंक्रोचमेंट। ये नहीं है कि जैसे ढाबे बने होते हैं ना मानो नेशनल हाईवेज के साइड पे, वो सड़क पे ही आ रहे हैं, ठीक है। पार्किंग रिस्ट्रिक्शन, ये नहीं कि आप हाईवे के साइड पे ही रोक के, होता नहीं है एक लेन में पार्क करके बैठे होते हैं और पीछे से आ रहा होता है एकदम से कोई, और वो तो देखो ओवरटेक कर रहा है, अब उसको पता नहीं कि आगे जी रुका हुआ है एक ट्रक, ठा जाके बजते हैं। तो इसलिए ये भी पार्किंग रिस्ट्रिक्शंस भी उन्होंने कहा कि आपको देखनी है। ब्लैक स्पॉट करेक्शन करना है, मतलब अगर कहीं पे लाइट नहीं है, कम है, वहाँ पे LEDs लगाइए। तो ऐसी ऐसी उन्होंने चीज़ें कही हैं। चलिए, इसमें अगर ये सब नहीं पूरा होता है तो पेनल्टी भी लगाई जाएगी, विच इज़ लिंक टू योर सेक्शन 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट है मेजर बूस्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। सो 3,566 करोड़ रुपीज़ के रोड प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं आपके, रूरल रोड प्रोजेक्ट्स बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, DRDO अनवील्स इंडिजीनस एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स इन महाराष्ट्र। तो DRDO के जो चेयरमैन है ना डॉक्टर समीर V कामत जी, देखो ये भी ना याद रखा करो, पिछले साल के RBI के पेपर में ना पूछे गए हैं कि इसका हेड कौन है, ये भी पूछ लेते हैं। सो उन्होंने आपके देखो लैब है DRDO की, व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, जो आपके महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वहाँ उन्होंने इनॉग्रेट किए हैं नेक्स्ट जनरेशन एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स, जो ट्रैक से भी यानी रेलवे से भी यूज़ हो सकते हैं और व्हील्ड भी हैं। सो बेसिकली देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका ना, हमें पूरी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को ना फ्यूचरिस्टिक करना है, क्योंकि देखो विद टाइम आगे तो बढ़ाना ही है। तो इसको डेवलप किया है DRDO की जो VRDE लैब है, जो हमने ऊपर बात की। मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स देखिए इसके साथ टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फौज ने भी मिलकर किया, तो यानी ये PPP पार्टनरशिप के अंतर्गत हुआ है। और इसमें इंडिजिनस कंटेंट अभी 65% है, आगे हम चाहते हैं कि 90% हमारा इंडिया प्रोड्यूस सब कुछ इसमें लगे। और ये क्या है बेसिकली आपकी ना, अभी तक हम लोग सोवियत ओरिजिन सरत फ्लीट को यूज़ कर रहे हैं, उसको हटा के हम अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखो ऑब्सोलीट हो रही है वो विद टाइम। देन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आइकेन साइंस MOU विद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। तो ये आपकी साइन हुई है इन दोनों के बीच में, 3 साल के लिए हुआ है। इसमें क्या है, जो आपका आइकेन है, जो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के अंतर्गत काम करता है, इट विल प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस एंड स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट थ्रू इट्स स्पेशलाइज्ड प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स, जो भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएंगे उनको। देन 20th एडिशन ऑफ नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट 2026 तो आ चुकी है कि ग्लोबल वेल्थ स्टैंडिंग्स क्या हैं। सो देखो ये ना बेसिकली रिपोर्ट बताती है UHNWI यानी कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है, किसी कंट्री में कितने हैं, और ये कौन होते हैं जिनकी नेटवर्थ बेसिकली आपकी 30 मिलियन USD या फिर 250 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ जिनकी होती है। सो USA नंबर 1 है इसमें, सबसे ज़्यादा वहीं पर हैं, देन चाइना सेकंड, थर्ड जर्मनी, फोर्थ UK। और इंडिया का भी जान लेते हैं। तो इंडिया जो है ना, इंडिया 6th में है, हमारे यहाँ पे 19,877
देखो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, मतलब जिनकी आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा की है। नंबर देखो काफ़ी बढ़ चुका है ये। एंड इसके साथ साथ जो बिलियनियर्स का नंबर है वो इंडिया में थर्ड हाईएस्ट हो चुका है। सो 207 बिलियनियर्स एज ऑन डेट इंडिया में है। तो उस नंबर सबसे ज़्यादा यूएसए में है, देन चाइना, देन आपके अब इंडिया में हो चुके हैं बिलियनियर्स। देन इंडिया जो है वर्ल्ड के आपके 2.8% अकाउंट करता है अल्ट्रा वेल्दी पॉपुलेशन। एंड इसमें क्या है, देखो इंडिया में जो बिलियनियर्स है ना, सो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इतनी तेज़ी से नहीं ग्रो किए हैं, पर बिलियनियर्स ग्रो किए हैं। सो दे ग्रू बाय 58% बिटवीन 21 एंड 26। और 2031 के लिए इन्होंने प्रोजेक्शंस भी दिए हैं कि जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो 27% से ग्रो करेंगे इंडिया में बाय 2031 एंड बिलियनियर्स 51% से ग्रो करेंगे। चलिए ग्लोबल ट्रेंड्स भी देख लेते हैं। तो पता है क्या है, मतलब ये है कि अगर हम लोग टोटल देखें ना अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आपके वर्ल्ड में जो 2026 में हैं और इसको कंपेयर करें 21 से, तो आपके हर दिन 89 न्यू अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बने हैं, समझ रहे हो। यानी 89 लोग हर दिन अपनी उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ तक या उससे बड़ी है। देन जो आपके ये हर उसमें बने हैं एंड इसमें क्या है बेसिकली देखो 7,13,626 हैं आपके 26 में, और 2026 में 2021 में ये नंबर 5,51,435 होता था। और देखो आगे आगे ये चीज़ बढ़नी है। नेक्स्ट है जॉर्डन बिकम 63rd सिग्नेटरी टू नासाज आर्टेमिस एकॉर्ड्स। सो ये क्या है आपका, देखो नासा ने ना अक्टूबर 2020 में इस्टेब्लिश किया था। ये एक नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है कि देखो अब स्पेस में भी हर कोई अपना सैटेलाइट छोड़ रहा है, तो सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कि कैसे गाइड करें, सारी कंट्रीज़ मिलके उसके लिए काम करें, उसके लिए उन्होंने ये लॉन्च किया था। इनका काम क्या है, टू क्रिएट अ सेफ एंड ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमंस टू रिटर्न टू द मून एंड इवेंचुअली हेड टू मार्स। और इसके आपका है बेसिकली इस अकॉर्ड का ग्राउंड है आपका 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी और कोई यूएन कन्वेंशन है उसके बेस पे बेसिकली आपका ये अकॉर्ड साइन हुआ है। फाउंडिंग मेंबर्स इसके 8 नेशंस थे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई एंड यूके। और इंडिया इसका सिग्नेटरी बना था आपका जून 2023 में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑफिशियली जॉइन द इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन। देखो ये आपका जो इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन है ना, इसकी मीटिंग हुई थी अभी लॉज़ैन स्विट्ज़रलैंड में। तो उसमें उन्होंने फाइट को, क्योंकि देखो इसमें क्या है, वर्ल्ड गेम्स है, इसमें हर तरह का गेम का अपना फेडरेशन है, वो आके इनमें ज्वाइन करता है। सो 40th मेंबर फाइट बेसिकली आपका बना है इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन का। और इससे क्या है, देखो फाइट को ना एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, ये वर्ल्ड गेम्स क्या है, ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन है नहीं हर 4 साल में ना आपका मल्टी स्पोर्ट इवेंट करवाती है। और किन स्पोर्ट्स गेम्स में करवाती है, जो ओलंपिक गेम्स में नहीं खेले जाते हैं, क्योंकि ओलंपिक गेम्स के सिवा भी तो और गेम्स हैं ना, उनको कौन देखेगा। तो उसके लिए ये आपका एसोसिएशन बनाई गई। अब देखो जो IWGA है ना, इसको आगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है। तो ऑटोमेटिकली फाइड को भी कहीं ना कहीं ओलंपिक की वो मेंबरशिप मिल गई इसके वजह से। नेक्स्ट है विराट कोहली रीचेस द 9,000 रन समिट इन IPL हिस्ट्री इन हिज 275th मैच। तो देखिए ऑब्वियसली किंग ऑफ क्रिकेट इन इंडिया विराट कोहली जी, उन्होंने अभी हाल ही में आपका अरुण जेटली स्टेडियम में IPL मैच हुआ था 2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जिसमें उन्होंने 9,000 रन अपने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट है PV सिंधु जी इलेक्टेड एज वोटिंग मेंबर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल। तो देखो अच्छा ही है, जब देखो हमारे प्लेयर्स इतना अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं तो खुशी बहुत होती है। सो ऑफिशियल डेजिग्नेशन उनकी होगी, चेयर पर्सन रहेंगी वो BWF एथलीट्स कमीशन की। और ये बेसिकली आपके हॉर्सेंस डेनमार्क में अभी हुआ था इनका एनुअल जर्नल मीटिंग, उसमें ये डिसाइड किया गया है। और प्रेसिडेंट कौन है इस फेडरेशन की अभी, ख्युइंग पतामा लीस वद्राकुल जी। और देखिए जो PV सिंधु जी हैं वो फर्स्ट एक्टिव इंडियन प्लेयर बनी है टू होल्ड अ BWF काउंसिल वोटिंग रोल। नेक्स्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो ये हर साल आपका अप्रैल 26 को मनाया जाता है। थीम है 2026 के लिए IP एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। और इसे आपकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 में इस्टेब्लिश किया था। अब अप्रैल 26 से क्यों किया, सो इस दिन आपका विपो का जो कन्वेंशन है वो फोर्स में आया था इन 1970, मतलब कंट्रीज ने उसे साइन किया और वो आपका इफेक्टिव हो गया। सो इसमें क्या है बेसिकली आपके सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सब क्यों करवाने ज़रूरी हैं।
नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो ये हर साल अप्रैल 28 को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इस्टेब्लिश किया था। 2003 में उन्होंने इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था और इसी दिन आपका इंटरनेशनल कमेमोरेशन डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स भी साथ में मनाया जाता है। इसका फोकस है इंटरनेशनल अटेंशन ऑन एमर्जिंग नीड्स इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रिवेंटेटिव सेफ्टी कल्चर टू रिड्यूस वर्क रिलेटेड डेथ्स एंड इंजरीज। थीम क्या है 2026 के लिए? इंश्योरिंग अ हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। चलिए लास्ट हैं ऑबिचुअरीज हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हैं रघु राय जी, जो फादर ऑफ इंडियन फोटो जर्नलिज्म थे। उनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है, 83 ईयर्स के वो थे। उनका जन्म दिसंबर 18, 1942 को हुआ था झांग में, जो अब आपका पाकिस्तान में लोकेटेड है। देन वो क्या है, वो पहले सिविल इंजीनियर थे, देन उन्होंने अपना पिवट कर लिया था पूरा, वो फोटोग्राफी में आ गए थे कि वो होता है ना, आपको लगता है नहीं मुझे ये करना पसंद है। और इसके जब वो फोटोग्राफी में आए, उन्होंने स्टेट्समैन, इंडिया टुडे, ऐसे बड़े बड़े देखिए आपकी पत्रिकाओं के साथ काम किया। देन इसके साथ साथ वो 1977 में मैग्नम फोटोज़ में भी नॉमिनेट हुए थे एंड ये बहुत कम इंडियंस हैं जिन्हें ये उपाधि मिली है टू जॉइन दी वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस फोटोग्राफिक कोऑपरेटिव। इसके साथ साथ उन्होंने देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी पे पूरा अपना फोटो बुक रिलीज़ की थी। पोर्ट्रेट्स ऑफ ग्रेटनेस ऑफ मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी जी, सत्यजीत रे, तो उनके साथ रह के काफ़ी इनकी ना अच्छी फोटोग्राफ्स आप देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ इन्हें देखिए पद्मश्री मिला था 1972 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन फोटोग्राफर ऑफ द ईयर यूएसए में मिला था 1992 में। शेवलियर देस आर्ट्स एट देस लेटरेस 2016 में मिला था। और फर्स्ट एकेडमिया देस बॉक्स आर्ट्स फोटोग्राफी अवार्ड 2019, ये फ्रांस के अवार्ड्स रहते हैं। देन स्पिरिचुअल लीडर एंड स्कॉलर गुरु मुनि नारायण प्रसाद जी पासिस अवे एट 87। तो इनका जन्म आपका दिसंबर 9, 1938 में केरला में हुआ था। और ये आपके बेसिकली डिसाइपल थे नटराज गुरु जी और नित्य चैतन्य यति जी के। और उन्होंने देखिए जो श्री नारायण गुरु जी रहे हैं आपके बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर, उन्हीं के पद चिन्हों पर वो चले। और अभी वो क्या थे, वो सर्व कर रहे थे एज गुरु एंड हेड ऑफ द नारायण गुरुकुलम। और उन्हें भी देखिए पद्मश्री मिल चुका है 2024 में। और इसके साथ साथ केरला साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है अपने लिटरेरी वर्क्स के लिए।